नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय। आज हम बात करने जा रहे हैं नई सरकार के गठन की। लोकसभा चुनाव 2019 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण करेंगे। ये समारोह करीब 90 मिनट तक चलेगा। समारोह में 6000 मेहमान शामिल होंगे, जिनमें बिम्स्टेक सदस्य देशों के नेताओं को खासतौर पर आमंत्रित किया गया। इसके अलावा फिल्म, खेल और बिजनेस जगत की नामी हस्तियों को भी निमंत्रण भेजा गया। मोदी कैबिनेट की तस्वीर भी अब लगभग साफ होती जा रही है। बताया जा रहा है कि संभावित मंत्रियों को फोन पहुंचने लगा है और मोदी आज शाम 4:30 बजे इन लोगों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर शपथ ग्रहण और उसके बाद 5 साल के कार्यकाल को लेकर किस तरह की चुनौतियां सरकार पर है, इस पर चर्चा की शुरुआत। लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में कई पुराने मंत्रियों के साथ कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में यूपी, बिहार और गुजरात को विशेष तरजीह दी जा सकती है। इन तीनों राज्यों से सबसे ज्यादा मंत्री बनने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी बैलेंस बनाने का प्रयास करेगी। बताया जा रहा है कि संभावित मंत्रियों को फोन पहुंचने लगे हैं। जिन नेताओं को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है उनमें राजनाथ सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, रामविलास पासवान, निर्मला सीतारमण, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, आरके सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अर्जुन सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, रामदास आठवले शामिल हैं। संजय राउत ने जानकारी दी है कि शिवसेना के अरविंद सावंत को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में नाम है वो है अमित शाह और अरुण जेटली। सूत्रों की माने तो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह अपने पद पर बने रहना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर इस बार मंत्री बनाने की कवायद में है। वहीं अरुण जेटली को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। जेटली ने हालांकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखकर मंत्री न बनाए जाने का अनुरोध किया है, लेकिन माना जा रहा है कि उनको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो का दर्जा दिया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार के बारे में क्या कहेंगे? अब ये तो प्रधानमंत्री जी का प्रिविलेज है, इसके ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं। कांग्रेस पार्टी शमूलियत करेगी। अभी जो इलेक्शन था वो दो विचारधाराओं के बीच में था, वो दो पार्टियों के बीच में था, लेकिन अब ओथ तो प्रधानमंत्री की है और प्रधानमंत्री तो सभी देशवासियों का है और यही हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि वो सभी देशवासियों से एक जैसा बर्ताव और एक जैसा सलूक करेंगे। शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बापू की समाधि राजघाट पर पहुंचकर राष्ट्रपिता को नमन किया। इसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी और नेशनल वॉर मेमोरियल में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया। उधर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और अन्य विशिष्ट अतिथियों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। करीब 6000 मेहमान समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक सदस्य देशों के नेताओं को खास तौर पर न्योता दिया गया है। इसके सदस्य देशों में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, भारत और बांग्लादेश शामिल है, जिनसे कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए अपनी पत्नी के साथ आज सुबह भारत पहुँच गए। विदेशी मेहमानों के अलावा सभी राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कई विपक्षी दलों के नेता भी इसमें शामिल होंगे, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजन भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। ये बात पहली बार हो रहा है कि जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की चुनाव के दौरान में हत्या हुई, उनके परिवार को बुलाया जा रहा है। अगर ऐसी बात थी तो उन तमाम परिवार के लोगों को बुलाया जाता है
चाहे वो किसी भी दल या पार्टी के हैं, और सिर्फ बंगाल से ही क्यों, एक राज्य विशेष में इसको करने का उद्देश्य क्या है। इसके अलावा फिल्म, खेल और बिजनेस जगत की नामी हस्तियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर काशी के लोगों में खुशी की लहर है। पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र ने मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें भगवान राम का अवतार तक बता दिया। बहुत बड़ा शुभ दिन है उनके लिए। हमने एक बधैया 2 शब्द मैंने बनाया था कि देशवा में बाजेला बधैया हो रामा, यही देश में जन्म लिए हैं, यही देश में जन्म लिए हैं, जनता के सुख दैया हो रामा अपने देश में। इनकी माता को कितना प्रसन्नता हुआ होगा कि हमारा लड़का फिर से प्रधानमंत्री हो गया। तो मेरे विचार से राम का अवतार है इनका, क्योंकि दुष्टों का दलन करने के लिए भगवान ने इनको पैदा किया है। तो ये राम का इनका अवतार है और इनकी माता कौशल्या है। देश में समारोह के लिए वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के 10,000 जवानों को तैनात किया है। कई महत्वपूर्ण स्थानों पर क्विक एक्शन टीमों को तैनात किया गया है और महत्वपूर्ण भवनों पर स्नाइपर्स मौजूद रहेंगे। करीब 2,000 जवानों को मोदी और विदेशी मेहमानों के आने जाने के रास्ते पर तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। या तो दूसरी बार नरेंद्र मोदी के राज तिलक की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है और इस बार ये शायद पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति भवन में इतनी बड़ी संख्या में मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाएगी। आज शाम 7 बजे मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और वहीं अब देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मोदी कैबिनेट में इस बार वो कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं जो मोदी सरकार में अगले 5 साल जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से 2 खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जबकि प्रदीप गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। लखनऊ से भी 2 खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। संजीव श्रीवास्तव हैं, आप प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे सलाहकार संपादक गोविंद पंत राजू जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और देहरादून से एक और खास मेहमान अजय राणा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत डॉक्टर कौशिक मैं आपसे, कितना भव्य और कितना अलौकिक होने जा रहा है इस बार का शपथ ग्रहण समारोह? देखने को दिखा है, कल मैं भी दिल्ली गया था। जो व्यवस्थाएं चौकस वहाँ की गई हैं और जिस तरीके से विदेशी मेहमानों के रुकने की व्यवस्था, रात को राष्ट्रपति की तरफ से भोज का कार्यक्रम रखा गया है, तो पिछले जो 2014 में जो शपथ ग्रहण समारोह था उससे थोड़ा हटके है, लेकिन साधारण तरीके से अच्छा करने की कोशिश की गई है जी। और मंत्रिमंडल के बारे में पहले मोदी जी ने कह ही दिया है कि कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। और 2014 में अच्छा जी आपने देखा था कि शपथ ग्रहण समारोह से 2 दिन पहले नागपुर के कार्यालय में बड़ा हलचल थी। सारे लोग वहां जा रहे थे, विचार विमर्श चल रहा था, लेकिन इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। केवल अमित शाह और मोदी जी की मीटिंग चल रही है 4-4, 5-5 घंटे। अन्य किसी वरिष्ठ नेता को मीटिंग में सम्मिलित नहीं किया गया है। पिछली बार तो राजनाथ सिंह भी थे, गडकरी भी थे और वरिष्ठ नेता थे जिनको इन मीटिंगों में सम्मिलित किया गया था, विचार विमर्श किया गया था। फिर नागपुर से भी बार बार रिपोर्ट ली जा रही थी। कुछ वरिष्ठ नेता नागपुर भी गए थे 2 दिन पहले। इस बार कुछ अलग हटके है, केवल 2 लोग ही निर्णय कर रहे हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। तो कुछ चौंकाने वाले भी ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो हम लोग कयास नहीं लगा सकते हैं। कुछ वरिष्ठ मंत्री हैं जिनका अच्छा रिजल्ट रहा, पिछली बार अच्छा उन्होंने काम किया है, वो तो खैर रहेंगे ही रहेंगे। और जो सहयोगी दल के नेता हैं वो लगभग वही रहेंगे। लेकिन कुछ जैसे किन्हीं राज्यों में चुनाव है, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, तो वहां के कुछ तेज तर्रार चेहरे लिए जा सकते हैं। और अन्य बीच का जो फेरबदल होगा वह अन्य स्टेट में जब चुनाव होंगे, जैसे यूपी में होगा, तो मुझे लगता है 2 साल बाद फेरबदल होगा। जिस तरीके से वहां चर्चा थी, तो यूपी के कुछ बड़े चेहरे लिए जा सकते हैं जातिगत आंकड़ों को देख करके। लेकिन कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे जो शाम को पता चलेगा कि कौन कौन से नए चेहरे हैं। प्रदीप जी, जिस चौंकाने वाले नामों की बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री तो हमेशा इस शैली के लिए ही जाने जाते हैं कि वो जब कोई निर्णय करते हैं और जिसको लेकर लोगों को ज्यादा बेसब्री से इंतजार होता है और कयासों का बाजार भी गर्म होता है कि आखिर कौन कौन चेहरे हो सकते हैं जो टीम मोदी का हिस्सा बन सकते हैं, तो ऐसे चौंकाने वाले नामों में कुछ नाम ऐसे समझ आ रहे हैं?
देखिए जो चर्चा चल रही है टीवी के चैनल के माध्यम से, जो हमने देखा है आज, हमारे जो एक तो जो बंगाल की ओर से मैं कहना चाहूंगा कि देवोसरी का नाम आया है जी, एक ये जो हमारे बाबुल सुप्रियो जी का नाम चला है अभी, तो बंगाल से, क्योंकि बंगाल में अभी आपने देखा 6 महीने बाद चुनाव है, तो खास तौर से मोदी जी का जो टारगेट है, और इसके अंदर जो यूपी के भी चेहरे हैं जो पहले हमने देखे हैं कि भाई पहले इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है ना, तो कहीं ना कहीं इस बार हमें लगता है कि मोदी जी हर काम ऐसा करते हैं, क्योंकि इस बार मोदी जी को पूरा विश्वास किया गया है। जैसे अभी आपने कोई नागपुर में कहीं मीटिंग नहीं हो रही, जैसे अभी सब जगह चल रहा है कि मोदी जी को पूरा फेस किया गया है। संघ ने भी मान लिया कि मोदी जी इस समय जो पूरे परिपक्व नेता है देश के, और वो डिसीजन लेने में मतलब उनको सक्षम है हर तरीके से, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार यूपी से भी कुछ नए चेहरे आएंगे, जो नए चुनाव के अंदर, चाहे वो उसमें आप मथुरा से ले लो, हेमा मालिनी जी का नाम ले सकते हैं, जो हमें जो एक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब मेरा मतलब ये है कि जैसे स्मृति ईरानी की चर्चा चल रही है, तो रीता बहुगुणा का भी नाम हो सकता है, रीता बहुगुणा का नाम भी हो सकता है। इसी प्रकार से बिहार से देख लो आप, मतलब जिस तरीके से हमें आकलन लग रहा है कि ये चुनाव की दृष्टि को देखते हुए, चाहे वो दिल्ली का देख लो चुनाव जो आने वाला है, दिल्ली में भी नए चेहरे आ सकते हैं 1-2, ये नहीं कि भाई डॉक्टर साहब को ही देना इस बार है, कहीं ना कहीं वो या सुषमा जी को देंगे इस बार, ऐसा नहीं लगता कि भाई, हमें लगता है कि जो चर्चा में भी है तो कहीं ना कहीं चेंज नजर आएगा। चलिए, हालांकि अब फोन पहुंचने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, और ये भी कहा जा रहा है कि जिन सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, 4:30 बजे प्रधानमंत्री उनके साथ चाय पर बातचीत भी करेंगे, और अगले 5 साल को लेकर रणनीति भी। संजीव भाई के चेहरे पर मुस्कान जो साफ बता रही है कि कौतूहल उनके भी चेहरे पर है, और वो भी इस बात को लेकर बेसब्र हैं। हालांकि उनका भी अपना आकलन होगा कि कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं। राज्यों की भागीदारी तो सुनिश्चित है, खासतौर पर उन राज्यों की जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहद शानदार तरीके से प्रदर्शन किया। संजीव जी, देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी में आप बैठे हुए हैं, यहाँ से आपको कौन से वो नाम नजर आ रहे हैं जो प्रमुख चेहरा हो सकते हैं मंत्रिमंडल का? देखिए अक्षय जी, ये तो विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री जी का, किनको किनको वो अपने टीम में रखते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश में एक तरीके से, जिस तरीके से जातिवादी गठबंधन चल रहा था हमारे मुकाबले में, तो उनको स्मैश किया है एक तरीके से, और कांग्रेस की भी स्थितियां बद से बदतर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का काम हुआ है हमारी सरकार में, हमें लगता है कि उस आधार पर जनता ने हमको मैंडेट दिया है, और उत्तर प्रदेश से एक अच्छी संख्या में देश की सरकार में मंत्री होंगे, ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है। युवाओं को तरजीह मिलेगी ना, क्योंकि प्रधानमंत्री तो युवाओं की बात करते हैं, और इस बार उम्मीद भी लगाई जा रही है कि कैबिनेट में तकरीबन 40% तक युवाओं की हिस्सेदारी हो सकती है। सही है? अब देखिए, ये तो करना चाहिए, मैं समझता हूं कि इतना होना चाहिए, क्योंकि नए नौजवान बहुत से सांसद चुन करके आए हैं, कई लोगों ने रिपीट किया है, तो अब ये प्रधानमंत्री जी पर छोड़ा जाए कि वो किनको लेते हैं, किनको किनको कहाँ का कैसे प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो देश के और उत्तर प्रदेश के हित में होगा। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि जिस तरीके से विदेशी मेहमान आना शुरू हुए, विदेशों से लोगों को बुलाया जा रहा है, वहाँ के जो टॉप लीडर्स हैं उनको बुलाने का जो एक अभियान है, और उसमें खास तौर से मुझे खुशी हुई होगी, और आपके बड़े चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान को इस बार नहीं आमंत्रित किया है। ये बहुत अच्छा निर्णय है उनका, ये सराहनीय निर्णय है। हालांकि एक पड़ोसी के नाते हम तो ये जरूर कहते हैं, हमारा ये मानना है कि इस तरह का व्यवहार किसी भी पड़ोसी के साथ नहीं होना चाहिए। कि हालांकि जो पड़ोसी है वो इसके लिए जिस तरह से उसने अपनी हरकतों को अंजाम दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कदम उठाया जाना तो बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तान को अब कम से कम इस बात को लेकर सबक लेना चाहिए कि अगर आज दुनिया में उसकी ऐसी छवि बन रही है कि उसको पड़ोसी ही निमंत्रण देने के लायक अगर नहीं समझ रहे हैं, तो इसके पीछे उसको अपने भीतर की कमियों को न सिर्फ छानना होगा बल्कि उनको दूर करने के प्रयास भी करने होंगे। लेकिन अजय राणा जी, मैं आपके पास आऊँगा। जो हम शपथ ग्रहण समारोह और उसमें आमंत्रित किए गए मेहमानों की बात कर रहे हैं, एक तो बिम्स्टेक की हम बात करेंगे ही, लेकिन पश्चिम बंगाल के जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई, वहां उनके परिजनों को आमंत्रित करके ये क्या मैसेज देने का प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को किस हद तक ध्यान रखती है, उनका कैसे संबल करती है, ये एक मैसेज है क्या?
संजीव जी, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ था और वहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए थे, तो अब कहीं ना कहीं उनको शपथ ग्रहण समारोह में जो बुलाया गया है, तो बीजेपी पश्चिम बंगाल को नहीं है, अन्य राज्य जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, केरला है जहां भी, तो ये कहना चाहती है, ये संदेश देना चाह रही है कि बीजेपी आपके साथ है। भले आपने अपने परिजनों को खोया है, लेकिन पार्टी ये नहीं कि आज पार्टी जो पूर्ण बहुमत में आ गई है, केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, तो उन्होंने कहीं आपको छोड़ दिया है। तो इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो राजनीतिक फायदा ये बात में जो है बीजेपी को मिलेगा। और आम कार्यकर्ता ये सोचता है कि नहीं, कि बीजेपी केवल जीत के लिए नहीं, चुनाव के समय नहीं, चुनाव के आज शपथ ग्रहण समारोह है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार शपथ ले रहे हैं, तो आज भी जो उन्होंने उनको याद रखा है। और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जनता में गया है कि केवल जो बीजेपी केवल जो है राजनीति नहीं कर रही है, वो चाह रही है कि अगर देश को आर्थिक संबल को ढांचे को अगर सही किया जाए, तो साथ ही साथ जिन्होंने उनके लिए जाने दी है, जिन कार्यकर्ताओं ने इस देश के विकास के लिए इसका बीजेपी में जो है पार्टी को जो मजबूत बनाने के लिए अपनी जान दे दी है, तो उनके परिजनों को आज जो जोड़ के है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने जो है पूरे देश को जो एक संदेश दिया है कि बीजेपी हर कार्यकर्ता के साथ है, कोई कार्यकर्ता अपने को जो है उपयुक्त ना समझे, और ये आने वाले समय में बीजेपी को बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा पहुंचाएगा। चले बिल्कुल गोविंद जी, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा कौन नहीं, इसके लिए जिस तरह की रणनीति तैयार की गई, या फिर जिस तरह कहें इससे कहें कि कॉन्फिडेंशियल रखा गया, ये तक कहा गया कि अपना अपना गुनाह गणित किसी को लगाने की जरूरत नहीं है, जब फोन पहुंचेंगे और जब शपथ ग्रहण होगी तब खुद ही पता चल पाएगा कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। इसके पीछे कुछ खास वजह आपको नजर आती है? अक्षय, मुझे लगता है कि इसके पीछे जो वजह है वो वजह है बीजेपी का अपने दम पर 300 प्लस होना और सहयोगियों के साथ 352 को पार करना। ये इतनी बड़ी जो सांसदों की संख्या है, ये संख्या अपने आप में एक चुनौती है। इसमें अनेक सांसदों के मन में मंत्री बनने की इच्छा होगी और मंत्री बनने की जो क्षमता है वो कितने बनाए जा सकते हैं उसकी एक तय संख्या है, उससे ज्यादा मंत्री बनाए नहीं जा सकते। और सारे मुझे लगता है 350 सांसदों के मन में कहीं न कहीं ये इच्छा होगी कि उनको महत्व मिले, उनको जिम्मेदारी मिले, काम करने का अवसर मिले, और एक सांसद की तुलना में एक मंत्री के रूप में अवसर ज्यादा मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी तरह का कोई दबाव और किसी के मन में कोई लॉबिंग करने की कोई प्रयास कोई न करे, इसके लिए जब उनको नेता चुना गया था, पहले बीजेपी संसदीय दल का, उसके बाद एनडीए का, उस वक्त उन्होंने जो अपना संबोधन किया था उसमें बहुत साफ उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया था कि आपके पास फोन आएंगे, फोन दलालों के भी हो सकते हैं, लॉबिस्ट के भी हो सकते हैं, आप किसी फोन पर यकीन मत करिए। और आप जिस तरह से इस चुनाव में ये कहा गया कि अमूमन चुनाव में देश सांसदों को चुनता है और सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं, इस बार का चुनाव था कि एक प्रधानमंत्री ने सांसदों को चुनवाया है। तो अगर सारी जीत की पूरी धुरी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द थी, तो उन्होंने इस विशेषाधिकार का भी अपने विवेक से, और अब क्योंकि सरकार भी उन्हीं को चलानी, गठबंधन ठीक से चले, दबाव जो गठबंधन के होते हैं वो अनावश्यक रूप से अब सरकार को चलाने में उनकी अनावश्यक रूप से बाधा न डालें, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये विशेषाधिकार अपने हाथ में रखा है। और जो उनके दूसरे सहायक पार्टी के रचनाकार जो रहे हैं अमित शाह, उनकी उन्होंने राय ली है। तो मुझे लगता है कि ये वजह गोपनीयता की वजह, या जो एक बहुत दो टूक ये मैसेज देने की वजह कि आप कोई किसी प्रकार का प्रयास न करें कि सिफारिश कहीं से हो, चाहे वो आरएसएस की सिफारिश हो, संघ की सिफारिश कहीं और से आए, किसी प्रभावशाली धड़े या गुट की तरफ से सिफारिश आए, ऐसा प्रयास कोई न करे। प्रधानमंत्री को सरकार चलानी है, उन पर यकीन किया जाए। और ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर योग्य मंत्रियों को वो नहीं चुन पाते, अगर मंत्री उनके सहयोगियों में कुछ कमी होती है, तो उसका खामियाजा प्रधानमंत्री को भी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात सोची जा सकती है कि विशेषाधिकार
का वो पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि ये इस्तेमाल 5 साल के लिए उनके जो राजनीति का एक एक कदम है उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि आज वो किस तरह की अपनी टीम बनाते हैं, उस टीम की एक एक इकाई उसकी क्या उपयोगिता होती है, वो किस तरह से काम आ सकता है। जैसे जो सहयोगी दल उनके हैं उनके साथ किस तरह का फॉर्मूला रखा जा रहा है। अभी ये कहा जा रहा है कि एक एक हर सहयोगी दल को एक एक मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी कहीं कुछ दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि शिवसेना उनकी संख्या और अपना दल की संख्या में 18 गुने का अंतर है जी। तो अगर आप या जेडीयू के साथ भी इस तरह की बात कही जा सकती है कि 1 सांसद या 2 सांसद या 6 सांसद वाली पार्टी की तुलना में 18-20 सांसदों वाली पार्टी को प्रमुखता देनी पड़ेगी शायद। तो ये मुझे लगता है इस बार चौंकाने वाली बात ये नहीं होगी कि मंत्री कौन बनता है, इस बार चौंकाने वाली बात ये होगी कि कौन सांसद ऐसे हैं जिनको मंत्री बनने का मौका नहीं मिल पाया। जी, मैं एक चीज़ मैं आपसे डॉक्टर सुनील कौशिक साहब और समझना चाहूँगा, बिम्स्टेक सदस्यों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किए जाने के पीछे क्या रणनीति दिखाई दे रही, क्योंकि जब साल 2014 में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था भव्य तरीके से होता, पूरी दुनिया की निगाह थी, और इस बार भी पूरी दुनिया की निगाहें भारत में होने वाले इस शपथ ग्रहण को लेकर ज़रूर टिकी होंगी। बिम्स्टेक के सदस्यों को जिस तरह से आमंत्रित किया उसमें पाकिस्तान स्वतः बाहर हो जाता है। हालांकि पाकिस्तान को इस बात का मलाल भी ज़रूर होगा, हम बार बार कह रहे हैं कि बौखलाहट में भले ही वो कुछ तर्क अपने रखे, लेकिन इस बात का एहसास उसे भी ज़रूर होगा कि एक पड़ोसी के नाते उसे जिस तरह से दरकिनार किया गया, पूरी दुनिया ही उसको दरकिनार कर रही है। लेकिन बिम्स्टेक देशों के सदस्य लाने के पीछे रणनीति ये क्या मैसेज है? देखो, उस पर नंबर 1 तो पाकिस्तान है नहीं उसमें, तो इसलिए आरोप ये नहीं लगेगा एक उसमें बचाव के लिए कि हम पाकिस्तान को इसलिए स्पेशली नहीं बुलाया। दूसरा, आपने कल देखा होगा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सारे देश पड़ोसी देशों से अब द्विपाक्षिक रास्ते रहेंगे, अब द्वितीय स्तर की बात रहेगी। ये नहीं किसी संगठन के माध्यम से जो एक दूसरे के लिए देश को सोचते वो नहीं होगा, अब एक देश का दूसरे देश से डायरेक्ट बात होगी, किसको क्या बेनिफिट होने वाला है, किसको क्या फायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा, इस पर सीधे देश से देश की वार्ता होगी। तो ये एक बहुत बड़ा बयान था जो कल राष्ट्राध्यक्ष जो आना स्टार्ट हुआ था उनसे पहले उन्होंने एक इस तरीके का ट्वीट कर दिया। तो एक सीधा सा संदेश था कि हम ऐसा नहीं है कि संगठन के जो कोई संगठन बनाया है उसके माध्यम से हम आपसे रिश्ते रखेंगे, ऐसा नहीं है, हम सीधा एक 1 to 1 भी रिश्ते रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान था। दूसरा, अच्छा मंत्रिमंडल को लेकर के जो बात चल रही है, मैं एक बात बता दूं कि जब द्वितीय मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था तो ये चर्चा का विषय था कि कई मंत्री बनने के लिए लालायित थे, और यहाँ एक जो दिल्ली में बहुत बड़ा कॉकस है, जो प्रधानमंत्री ने सेंट्रल हॉल में जो भाषण दिया, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं, वो उन्होंने चर्चा की थी कि ऐसे लोगों से बच के रहिए। वो दिल्ली से आज से नहीं लगभग 2-4 दशक से ऐसा एक कॉकस काम कर रहा है। वो ये बैठ के आश्वासन देता है दिल्ली में बैठ के कि हम तुमको क्या क्या बनवा सकते हैं, मंत्री भी बनवा सकते हैं, गवर्नर भी बनवा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं। तमाम ऐसा कॉकस था जो प्रधानमंत्री तक ये बातें पहुंची, और तमाम ऐसे चेहरे थे जो अंतिम समय में द्वितीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें से काटे गए थे, नए चेहरे लाए गए थे, क्योंकि वो एक चर्चा का विषय बन गया था। कहीं न कहीं ऐसे माध्यमों से वो दबाव डलवाने का प्रयास कर रहे थे जिसमें उनके नाम काटे गए। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि आगरा के जो सांसद थे रामाशंकर कठेरिया, उन पर पूरा आरोप लगता है कि आरएसएस का पूरा आशीर्वाद रहता है, और 2 बार टिकट लेने में कामयाब भी हुए। उसके बाद वो मंत्री भी बने, और जब मंत्रिपरिषद से जब ज्यादा शिकायतें उनकी आई तो हटा दिया, तो उनको SC/ST आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर उनकी टिकट काटी गई, फिर उन्होंने हाथरस से पर्चा ले लिया, फिर आरएसएस का दबाव पड़ा तो उनको इटावा से भेज दिया गया। तो तमाम ऐसे रामशंकर कठेरिया जैसे तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कहीं न कहीं ऐसा इशारा कराते हैं या दबाव डलवाते हैं कि वो कहीं न कहीं सेंट्रल पॉइंट से हमें उनको आशीर्वाद मिला हुआ है। वो मोदी जी ने एक स्पष्ट सेंट्रल हॉल से संदेश दिया कि आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो निर्णय करेंगे वही निर्णय करेंगे, क्योंकि आप बार बार नागपुर जाएं या आरएसएस के किसी लोगों से जाकर के मंत्रणा करें, या उस कॉकस के माध्यम से जो दिल्ली में बना हुआ है उसके माध्यम से कहीं आप पैसे देते हैं, कुछ करते हैं, कुछ गिफ्ट करते हैं, फिर वो मीडिया में बदनामी की चीज आती है, उससे बचने के उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो मंत्रिमंडल बनेगा, जो लोग फैसला लेंगे वही लेंगे, कोई तीसरा फैसला नहीं लेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश था। और ये सांसदों वाला उन्होंने एक बयान दिया था कि लोग आते हैं, रिसीव कर लेते हैं होटलों में, ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना
यहाँ का कॉकस दिल्ली में है, तो इस तरीके से काम कराता है और फिर इतना मजबूर कर देता है उन सांसदों को कि वो न चाहते हुए भी उनसे हट नहीं सकते। कुल मिलाकर ऐसे लोगों को भी संदेश था प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट तरीके से, जो इस तरह की व्यवस्थाओं पर यकीन रखते थे और जिन्हें लगता था कि हाँ इस तरह से भी चीजें काम कर जाती हैं। प्रदीप गुप्ता जी, अब हम दो नामों की चर्चा करते हैं। एक तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की, जिनके ऊपर पार्टी अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी और अब तक का उनका जो फर्ज रहा है, उन्होंने जिस तरीके से अंजाम दिया कि जिसकी मिसाल शायद एक पार्टी अध्यक्ष के तौर पर वर्षों तक दी जाएगी। उनकी भूमिका को लेकर सवाल और असमंजस भी है कि लोग वो पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर उनको अगर कोई विभाग दिया जाता है तो ऐसा विभाग कौन सा हो सकता है। और दूसरा नाम अरुण जेटली का, हालांकि उनकी चिट्ठी सामने आ चुकी है, तो क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इन दो नामों की, क्या रणनीति हो सकती है इनको लेकर? देखिए अक्षय जी, जो इन्होंने भूमिका निभाई है अमित शाह जी ने, आपने देखा होगा एक बिल्कुल मतलब बीजेपी के एक बहुत कदावर नेता भी की तरह से भी और बीजेपी के मोदी जी के दाएं हाथ की तरह से, और बहुत बड़ा इन्होंने विश्वास जितवाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका के अंदर कि मतलब पूरा प्रभाव रहा देश के अंदर। जो बीजेपी की इतनी सीटें आपने देखी है हर राज्य के अंदर, और जो बंगाल में पोस्टन देखी है बीजेपी की, ये सब अमित शाह का कहीं ना कहीं हम इससे नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मोदी जी का पूरा विश्वास उनके ऊपर है। आप देखिए पूरी चर्चा में, आप जो चर्चा चल रही है 3 दिन से आप देख रहे होंगे, सारी चर्चा में सिर्फ अमित शाह और मोदी जी एक साथ है, कहीं कोई नहीं है, ना संघ की वार्ता है ना किसी और मंत्री की वार्ता है आज के टाइम में। तो मेरा मानना है कि आज अमित शाह और मोदी नंबर 1 के कद पे है मेरे हिसाब से। तो कोई ऐसा नहीं मैं मान रहा कि बहुत भेदभाव इनमें, जैसे दो भाई होते हैं ना एक तरीके से। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर इनको पद दिया जाएगा तो गृह मंत्री का, कम से कम जो गृह मंत्री का नंबर 2 का पद है, और गृह मंत्री एक तरीके से सीधा प्रधानमंत्री के मतलब एक तरीके से दामोदार मान के चलो कल आने वाले समय के हिसाब से हर चीज हर दूरदृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पद हो गया, वो सारी जिम्मेदारी इसके अंदर हो गई। एक सबसे अहम तालमेल की बात भी अजय राणा जी कह जाते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में जो तालमेल है वो कहा जाता है कि तालमेल से ही कुछ बड़ा अचीव करने की जो कोशिश थी वो अचीव भी करने में कामयाब रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, खासतौर पर आगे आने वाले कुछ वर्षों में कई राज्यों के विधानसभा भी चुनाव हैं, उनको देखते हुए क्या अभी अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष के पद के तौर पर ही रखा जा सकता है, या आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अमित शाह को, प्रदीप जी राणा साहब जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अमित शाह जब से अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने वेस्ट बंगाल में जाकर जो जिस प्रकार से बीजेपी को खड़ा किया है, जहां पहले लगाया जा रहा था कि 8 से 10 सीटें मिलेंगी, लेकिन अमित शाह के नेतृत्व में वहां बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, उड़ीसा में अच्छा किया है। तो इस समय जहां तक यह है कि बीजेपी में जो है अमित शाह को संगठन में रहने की जो है कवायद की जा रही है कि अगर ये संगठन में रहेंगे तो आने वाले समय में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ जो महत्वपूर्ण जो है जो बीजेपी का बिल्कुल टारगेट है कि किसी तरह से जो है वेस्ट बंगाल से जो है ममता बनर्जी को बाहर किया जाए और वहाँ जो है बीजेपी का जो सत्ता में लाया जाए। तो आंकलन यही लगाया जा रहा है कि जो अमित शाह है वो अध्यक्ष पद पे बने रहेंगे। उन्हें मंत्री पद पे अगर वो जाते हैं तो वो जो है विभागों में जो है व्यस्त हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इसका फर्क जो संगठन में पड़ेगा। और जो बीजेपी का जो आने वाले समय के लिए जो गोल है, जो लक्ष्य है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को खिसकने का जो डर है। तो यह है कि जो अध्यक्ष मोदी जो अमित शाह हैं उनको कहीं ना कहीं उनको अध्यक्ष ही रखा जाएगा, जिससे कि जो संगठन को और मजबूत किया जा सके। और साथ ही में जो संगठन में उनकी पकड़ है, संगठन में जो उनका दबदबा है, संगठन में एक जो उनका जो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में एक जो भय भी रहता है कि हाँ अमित शाह जो आ रहे हैं, अमित शाह के सामने जो है किस प्रकार से जो है आपको अपना प्रारूप रखना है। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा कि अमित शाह जो है अध्यक्ष बने रहेंगे। और बिल्कुल इसीलिए इस बात को लेकर आकलन भी किया जा रहा है कि अमित शाह अगर मान लीजिए मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर अमित शाह की जगह भरपाई कौन सा ऐसा चेहरा है जो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कर सकता है। हालांकि नाम तो बहुत हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी जब अमित शाह को सौंपी गई थी उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा और आने वाले वक्त में चाहे दिल्ली हो या फिर 2021 में पश्चिम बंगाल हो, उससे पहले फिर बिहार हो, झारखंड हो, तमाम राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो एक रणनीति के तौर पर क्या ये दाव एक बार फिर से खेला जा सकता है कि अमित शाह ही पार्टी की बागडोर संभालें, लेकिन अगर उन्हें मंत्रालय दिया जाता है तो उनकी भरपाई कौन करेगा? और साथ ही अगर अमित शाह गृह मंत्री बनते हैं तो फिर राजनाथ सिंह किस पद पर नजर आ सकते हैं? हालांकि कई ऐसे नाम भी अब सामने आ गए हैं
जो ये तय हो गया है कि इनका मंत्रिमंडल में शामिल होना तो तय है, हालांकि विभाग किसको क्या मिलते हैं इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन लगातार नामों की संख्या भी सामने आती जा रही है। बात करें राज तिलक की, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शाम 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ आखिर कौन से सांसद होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि कुछ नाम सामने आने भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन कयासों का दौर भी लगातार गर्म है, अटकलें भी लगातार लगाई जा रही हैं। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं गोविंद जी आपके पास आऊंगा। अगर अमित शाह की हम बात कर रहे हैं कि अमित शाह को अगर गृह मंत्रालय की अगर जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो फिर राजनाथ सिंह की भूमिका क्या हो सकती है? क्योंकि चर्चाएं तो इस तरह की भी हैं कि राजनाथ सिंह को लोकसभा स्पीकर बना दिया जाए। सोशल मीडिया पर तो इस तरह के बधाई संदेश भी चालू हो गए। तो ये क्या आकलन है लोगों का? अब अक्षय, ये तो लोगों की अपनी श्रद्धा है, अपनी आजादी है लोगों को कि वो अपनी पसंद नापसंद जाहिर करें, और इस तरह की अटकलें हमेशा लगते रही हैं। लेकिन जो हमारी जानकारी है, राजनाथ सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उनके पास फोन आ चुका है। तो कम से कम अगर फोन आ गया है तो फिर स्पीकर की भूमिका की तो मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना है, लेकिन कुछ भी हो सकता है जब तक अंतिम तौर पर चीजें साफ न हो। रही बात कि अमित शाह को अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, उनको क्या भूमिका दी जाती है, गृह मंत्री के कयास लग रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो वित्त मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि उनके शैक्षिक जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का है, और वो खुद भी मतलब व्यक्तिगत तौर पर भी जो अर्थव्यवस्था की बारीकियां हैं उनके जानकार हैं। तो भूमिका प्रधानमंत्री को तय करनी है, और जो इस तरह के कयास हैं कि उनको वो अध्यक्ष बने रहेंगे, तो एक तो वो वैसे ही एक्सटेंशन पर हैं, पार्टी को एक नए अध्यक्ष की जरूरत तो है ही जी। और अगर ये समझा जाए कि कुछ राज्यों में चुनाव हैं इसलिए उनकी जरूरत है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री अगर अध्यक्ष के तौर पर उन्हें देखना भी चाहेंगे तो थोड़ा उनको विश्राम देने के बाद जो 2024 जिसके लिए प्रधानमंत्री ने अभी से भूमिका बनानी शुरू कर दी है अगली सरकार के लिए, तो अगर उनकी जरूरत अध्यक्ष के तौर पर होगी तो मुझे लगता है वो वक्त जब केंद्र के चुनाव हो उनकी ज्यादा बड़ी भूमिका होगी, और उनकी जरूरत भी शायद उस वक्त वो ज्यादा बेहतर ढंग से प्रधानमंत्री को सहयोग कर सकेंगे। तो ये लेकिन इस सब मामलों में जो मुझे लगता है अंतिम निर्णय आज की तारीख में है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, और उन्हीं के जो पूरा रणनीति है उस रणनीति में एक एक जो उनके सहयोगी हैं, उनके टीम के सदस्य हैं, किसी भी रूप से, चाहे वो संसद चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष हों, चाहे राज्यसभा में जिम्मेदारी किसको दी जाए ये इस तरह की बात हो, चाहे वित्त मंत्री या दूसरे मंत्रालयों की बात हो, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का उसमें कोई अटकल से कोई फैसला किया जा सकता है। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री के हाथ में है, और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल अपने कील कांटे दुरुस्त कर लिए होंगे। जो थोड़ी देर में एक तरह से जानकारियां स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन कौन लोग शामिल होते हैं, किसकी क्या भूमिका होगी। लेकिन कुल मिलाकर निर्णय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, और अटकलों के लिए भारत का हर नागरिक स्वतंत्र है, वो जैसे चाहे वैसे अटकलें लगाए, थोड़ा वक्त है अटकलों के लिए। मगर ये बात बिल्कुल देखनी होगी कि इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बिल्कुल शुरुआत से शपथ ग्रहण समारोह से ही एक मैसेज बिल्कुल साफ देने की कोशिश की है दुनिया को भी और घरेलू मोर्चे पर भी। दुनिया को अगर उन्होंने पिछली बार सार्क को बुलाया था, सार्क में पाकिस्तान को बुलाना भी एक तरह से मजबूरी होती, पाकिस्तान को उन्हें नहीं बुलाना था, इसलिए बिम्स्टेक कंट्रीज को इस बार बुलाया गया। लुक ईस्ट की उनकी जो पॉलिसी है, चाइना को बैलेंस करने की जो पॉलिसी है, उसके तहत इन राष्ट्रों की बड़ी भूमिका है, और शायद इसीलिए उनको इस तरह से आमंत्रित किया। पाकिस्तान को बेरहमी से बिल्कुल एक तरह से किनारे कर दिया, और ये भी एक बड़ा मैसेज है। पाकिस्तान का अवाम इसको जिस तरह से देख रहा है, मुझे लगता है कि वहां के अवाम के मन में भी ये बात पैदा हुई होगी कि पाकिस्तान किस तरह से आइसोलेट किया गया है पिछली बार की तुलना में। और प्रधानमंत्री की पिछली बार विपक्ष ने बहुत आलोचना की थी इस बात के लिए कि उन्होंने बुलाया, वो गए, और इस तरह की जो उनकी जो खुलापन था उसकी आलोचना की थी। तो इस बार उन्होंने
जो एक सख्त रुख है वो दिखाया है। दूसरा, घरेलू मोर्चे पे जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल के जो जिनके परिजनों की हत्याएं हुई थी चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको आमंत्रित करके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, जिस मैसेज के जरिए उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल के बीजेपी के कार्यकर्ताओं, उनको ये साफ कर दिया है कि पार्टी उनके पीछे खड़ी है। और ममता बनर्जी को आज फिर मजबूर होना पड़ा है कि वो अपनी रणनीति अपनी तरह से खींच निकालकर अपनी रणनीति जाहिर करें और ये कहें कि नहीं, हमारे यहाँ चुनावी हिंसा नहीं हुई है। कुछ पिछलग्गू पार्टियां भी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये मैसेज मुझे लगता है कि उन्होंने घरेलू मोर्चे पर भी और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी शपथ ग्रहण समारोह की जो जिस तरह की उसकी रचना की गई है कि कार्यक्रम कैसे होगा, कौन आएंगे, उसके जरिए ही देना शुरू कर दिया। तो इसलिए मंत्रिमंडल में कौन होगा और क्या होगा, ये भी मुझे लगता है उनकी भविष्य की योजना के रणनीति के तहत ही तय होगा। और इसलिए अटकलें भले ही लगे, निर्णय अंतिम उन्हीं का होगा। हालांकि हिंदुस्तान का मिजाज भी है कि यहाँ पर साल दर साल चुनाव कहीं ना कहीं राज्य में तो लगे ही रहते हैं, और इसीलिए चर्चा की जा रही थी कि क्या आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी अध्यक्ष की भूमिका में ही अमित शाह नजर आ सकते हैं। तो संजीव भाई, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि अगर अमित शाह मंत्रिमंडल में जाते हैं तो ऐसा वो कौन सा चेहरा आपको लगता है जो उनकी भरपाई कर सकता है, जो पार्टी अध्यक्ष पद की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि कुछ नाम भी हवा में तैर रहे हैं, ये भी हम कह रहे हैं, ये भी अटकलें हैं, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं कि अगर अमित शाह नहीं है तो क्या जेपी नड्डा हो जाएंगे, या नितिन गडकरी को वापस जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर धर्मेंद्र प्रधान जैसे चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है। आप लोग एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते आप लोगों के लिए बेहतर विकल्प कौन नजर आता है? अगर अमित शाह नहीं है पार्टी अध्यक्ष, फिर कौन बेहतर होगा? अब देखिए, ये तो थोड़ा सा तय हो जाने दीजिए, क्योंकि माने मोदी जी इस पर विचार करेंगे और वही फाइनल करेंगे। तो इसमें मेरा अपना, मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी कोई बातचीत नहीं होगी। हाँ, इतना जरूर है कि सबका साथ और सबका विकास के बाद अब सबका विश्वास भी हमें हासिल करना है। उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे पार्टी केंद्र की कैबिनेट हो, उसमें वो ठोस और मजबूत लोगों को निश्चित रूप से लिया जाएगा, जिनके आधार पर हमें सबका विश्वास जीतने का काम भी करना होगा। अभी जब बातचीत चल रही थी पाकिस्तान की जी, तो पाकिस्तान को एक तरीके से, अब ये देखिए जिस तरीके से पुलवामा वाला कांड हुआ, उसके बाद पूरे विश्व में पाकिस्तान एक अलग थलग पड़ गया। और आज की तारीख में हमने जितना मोदी जी गए वहां पर, यहाँ विपक्ष ने उसका एक तरीके से मजाक भी बनाया कि वहाँ बिरयानी खाने गए और ये किया वो किया। अल्टीमेटली जो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो एक माहौल बना, जो एक सहानुभूति पैदा हुई मोदी जी के लिए, देश के लिए हमारे, और दूसरी तरफ एक इस तरीके का माहौल और इस तरीके का चेहरा आया पाकिस्तान का सामने, तो विश्व स्तर पर देखा जाए तो पाकिस्तान आज बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। और ये साबित हो गया कि आज विश्व में कोई ऐसा देश नहीं रह गया जो पाकिस्तान का समर्थक हो। तो ये एक बड़ी भारत की जीत है। और जहाँ तक देश की बात है तो विश्व के तमाम ऐसे मेहमान हैं जिन जो आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और कैबिनेट का विस्तार हो जाने दीजिए और फिर चले उस पर तो अब सभी लोग यही बार बार कह रहे हैं कि अपनी तरफ से कयास तो खूब लगा लीजिए, लेकिन जब शाम 7 बजे का समय घड़ी बजाएगी उसके बाद ये पता चल पाएगा कि कौन पद और गोपनीयता की शपथ लेता नजर आता है। लेकिन अजय नाना जी, हम अंतर्राष्ट्रीय पटल की कम से कम उन चीजों की बात कर सकते हैं जिसका इफेक्ट देश पर अगले 5 वर्षों में पड़ना है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। एक सवाल उठे थे कि जो पड़ोसी देशों के साथ पहले के मुकाबले रिश्तों में कुछ तल्खी आई, चाहे नेपाल को लेकर भी कुछ सवाल उठाए कि वो रिश्ते जैसे पहले हुआ करते थे वो शायद नहीं रहे हैं, और चाइना के साथ उसकी नजदीकी बढ़ती जा रही है। क्या एक यही रणनीति है कि बिम्स्टेक सदस्यों को आमंत्रित भी किया जाए, जिसमें पाकिस्तान अपने आप ही बाहर हो जाता है? एक तो पाकिस्तान को भी उसकी जगह दिखा दी जाएगी, और दूसरा जो नज़दीकियों की बात ये रही कि नज़दीकियां कम रही हैं, ये भी मैसेज दे दिया जाएगा कि एशिया में भारत की उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना जो खुद इस बात को लगाकर जोड़ कर चलता है कि एशिया में सबसे बड़ी ताकत के तौर पर वो है, हालांकि वो समझता है कि कोई टक्कर दे सकता है तो भारत है। तो क्या ये पड़ोसी देशों को साधने की एक कोशिश भी है रणनीति अगले 5 सालों के लिए? बिल्कुल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2014 से 19 का जो कार्यकाल था, उनकी जो विदेश नीति थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको सराहा गया, लेकिन भारत के जो विपक्षी दल है उन्होंने उस पर निशाना साधा कि प्रधानमंत्री के ने जो है अपने पड़ोसियों से जो रिश्ते खराब कर दिए हैं। जो पाकिस्तान है वो चीन की तरफ झुक गया है, श्रीलंका हो या मालदीव हो, मालदीव में भी जो है चीन का जो हस्तक्षेप होने लगा है। तो लेकिन अब जो 2019 में जिस प्रकार से जो है पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया गया शपथ ग्रहण समारोह में और पाकिस्तान को छोड़ा गया है, इससे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है मोदी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भारत जो है शांति का समर्थक है और आतंकवाद का जो बिल्कुल विरोध करता है। जो देश जो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है आतंकवाद का जो है आतंकवादियों को जो है सहायता देने वाला देश है, तो उसको बिल्कुल ये नेगलेक्ट कर दिया गया है। और पाकिस्तान आज इस तरह का बड़े मायूसी से देख रहा है कि सारे जो पड़ोसी देश हैं वो दिल्ली में मौजूद है लेकिन उनको छोड़ा गया है। ये एक बहुत बड़ी जीत है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की। आप डोकलाम में दीजिए, डोकलाम में जो जब चीन की सेना आई थी तो हिंदुस्तान की सेना भी वहां गई और बाद में अमेरिका हो चाहे रशिया हो अंतर्गत इनको हस्तक्षेप करना पड़ा और डोकलाम से आगे फिर जो है चीन की सेना नहीं बड़ी पीछे हट गई। आप मालदीव में दीजिए, मालदीव में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, भारत की फौज बिल्कुल तैयार थी, चीन ने भी जो है अपनी फौज भेजने की बात कही वहां, लेकिन भारत के जो बढ़ते हुए दबाव को देख के ना तो भारत की सेना गई ना चीन की सेना गई और मालदीव में जो है अभी जो राजनीतिक जो हालात थे वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में दिखाई दिए। श्रीलंका की बात कीजिए, श्रीलंका में अभी जो हिंसक जो वारदातें हुई, जिस प्रकार से वहां आतंकवादियों ने विस्फोट किए, वहां के प्रधानमंत्री ने जो भारत के जो है से सहायता मांगी और उन्होंने बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उनसे कहा कि वो इस घड़ी में जो उनके साथ हैं, आप कहीं भी जो आतंकवाद हो किसी भी तरह हो भारत उनके साथ खड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि वो शांति चाहता है, अपने पड़ोसी देशों से मित्रता चाहता है और कहीं ना कहीं इस संदेश देने में सफल हुए हैं। और पाकिस्तान का आप देखिए, कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति जो रूस के जो है पुतिन ने जो है इमरान खान से मिलने से इनकार कर दिया। वो कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा संदेश गया कि कहीं पाकिस्तान जो है अमेरिका से हट के जो रूस के नजदीक जा रहा है, जो एक नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन और पाकिस्तान का जो एक गुट बनता जा रहा है, उसको भी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल जो है ये दिखा दिया है कि पुतिन भी जो है पाकिस्तान से दूरी बनाए हुए हैं। तो ये आज जिस प्रकार से पड़ोसी देशों को बुलाया गया है और पाकिस्तान को छोड़ा गया है, एक बहुत बड़ी एक कूटनीति में से जीत कहूंगा प्रधानमंत्री की और पूरे विश्व हालांकि में ये बात संदेश अलग गया है कि देश के भीतर जो राजनीतिक परिदृश्य रहा है उसमें विदेश नीति को लेकर हमेशा सवाल खड़े किए गए कि विदेश नीति ठीक नहीं रही है। हालांकि दुनिया ने इस चीज़ को समझा और इस चीज़ को माना कि विदेश नीति में कई मोर्चे पर जिस तरह की सफलताएं रही हैं, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद तमाम देशों का समर्थन भारत की तरफ से रहा हो, अमेरिका जैसे देशों का भी। लेकिन एक चीज़ डॉक्टर कौशिक और भी ये चीज़ समझने वाली है कि जैसा कि पहला दौरा पिछली बार जब 2014 में शपथ ली थी उसके बाद ये था कि प्रधानमंत्री का पहला विदेशी दौरा कहाँ हो सकता है, वो भूटान पहुंच गए जहाँ पर लोगों ने शायद आकलन भी नहीं किया होगा। इस बार मालदीव, वहाँ की संसद को भी वो संबोधित करेंगे, तो इसके पीछे क्या मायने आप देखते हैं? नहीं देखो सर, विदेशी नीति को लेकर के वास्तव में सराहा गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे हट के बात कर रहा हूँ। नेपाल की बात की जाए, म्यांमार की बात की जाए, श्रीलंका की बात की जाए, इन देशों में देखा जाए तो भारत की तुलना में चाइना ने इन्वेस्टमेंट में 3 गुना 4 गुना किया है। इससे हम लोग भी सशंकित हैं और कई ऐसे मुद्दे थे जहां चाइना इन देशों में हावी हुआ और जिस तरीके से नेपाल से हम लोगों के संबंध थे, दूसरी जैसे वहां सरकार आई है उसके बाद भारत से थोड़ी सी कटता है। वो हमारी भारत सरकार भी बाद में सशंकित थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसको मैनेज करने का प्रयास किया गया है और हो भी रहा है। लेकिन शुरू के दिनों में जब 2014 में सरकार आई थी और जो पड़ोसियों से संबंध थे उसके 3 साल बाद जो माहौल वहां चेंज हुआ या वहां की सरकार जब चेंज हुई और जब देखा कि चाइना वहां अन्य जिन पड़ोसी देशों जब भारत के संबंध अच्छे हो रहे हैं वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास कर रहा है और कई प्रोजेक्टों में वहां करोड़ों डॉलर वहां लगा दिया गया, उससे हम लोग थोड़े सशंकित हुए थे। फिर भी भारत ने वही पैंतरा अपनाया कि वो भी इन्वेस्टमेंट वहां। लेकिन एक डर तो दुनिया के उन देशों को था ही कि चाइना इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि ऐसा ना कि आने वाले वक्त में उस पर ही दबाव बने। बिल्कुल पाकिस्तान में देखने को मिला। ये पाकिस्तान का जब चुनाव था, विपक्ष के लोगों ने यही आरोप सरकार पर लगाए, वहां मीडिया में ये सुर्खियां नहीं, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इतना कर्जे में लाद देगा जाकर के कि सारी मनमानी चाइना की यहाँ चलने लगेगी। वही जब नए प्रधानमंत्री बनने हैं तो उसको उस प्रोजेक्ट को लेकर के कई आपत्तियां प्रधानमंत्री ने की।
इसी बार में फिर वहां के जो उपराष्ट्रपति तक भी चाइना के वहां दौरा करके आए हैं पाकिस्तान में। तो जो परिस्थिति परिदृश्य जो पड़ोसियों के साथ बनना था उसमें चाइना ने पूरा पूरा घेरने का प्रयास किया, लेकिन हमारी विदेश नीति इतनी सक्सेस थी, इतना सामंजस्य देशों से था, और एक टॉक टू टॉक बात करना पीएम का ये बहुत बड़े मायने रखता है। तमाम ऐसे देश थे जहां 20-20, 40-40 साल से प्रधानमंत्री दौरे करने गए ही नहीं, उन देशों में भी पीएम गए, नरेंद्र मोदी गए थे। तो इस बात का जो माहौल बना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो इस चुनाव में भी उसको फायदा मिला। आमतौर पर प्रदीप जी, ये धारणा बीजेपी के लिए बनी रहती थी कि बीजेपी मतलब तुष्टीकरण के राजनीति करने वाला एक ऐसा दल जो हिंदुत्व की राजनीति के सहारे आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अब सोच भी परिवर्तित नजर आ रही है जिस तरह का मैंडेट मिला है। क्या आप मान रहे हैं कि इस बार जाति पात का बंधन टूटा है देश से? देखिए, हमारे देश के अंदर जो पहले की राजनीति थी, आपने देखा है कि समाजवादी की रही या बहन जी की रही, कि जात पात के आधार पर ही वोट मिलेगा, वो पूरी जन भी उनका तो हुआ था, जनता ने पूरी नकारात्मक संदेश दिया है। हमने यूपी की सीट देखी ना, यूपी में उम्मीद नहीं थी किसी को भी कि 40 के ऊपर सीट आ पाएंगी, और इतनी तादाद में आप देखिए ना, आपकी 64 सीट आना है बीजेपी की बहुत बड़ी, उनको खुद को उम्मीद नहीं थी बीजेपी को इतनी सीट आ पाएंगी, और मतलब अच्छे जो विशेषज्ञ थे वो फेल हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने इनके काम पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया जनता का। दूसरी बात ये जो सबसे बड़ा इनका रहा है कि जो देश का राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा है, इनका मुद्दा रहा स्वार्थवाद का, इनका कि स्वार्थ के अंदर ये एक दूसरे गले मिल रहे थे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहन जी का हो, समाजवादी का। तो जनता ने देखा है कि ये तो राजनीति कैसी राजनीति होगी। एक मैसेज ये भी संजीव जी हमेशा दिया जाता रहा 2014 के बाद से ही, मजबूर सरकार वर्सेस मजबूत सरकार। क्या ये नारा भी लोगों के जुबान पर चढ़ गया कि मजबूर सरकारों का कार्यकाल भी हमने देखा है किस तरह की अव्यवस्थाएं हुआ करती थी, और मजबूत सरकार होने के नाते किस तरह के डिसीजन लिए जा सकते हैं, जिनको भले ही कड़वी दवा के तौर पर भी कहा गया कि कड़वी दवा है, लेकिन लोगों ने इस उम्मीद में पी ली कि चलिए शायद बीमारी ठीक होगी। ये भरोसा लोगों का अभी बना हुआ है कि फैसले कड़क होने चाहिए, भले ही उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स उतना ना मिल पाए, लेकिन लोग तैयार हैं बदलाव के लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरीके से हमारी रणनीति, पार्टी की रणनीति वो भी बिल्कुल सटीक थी, क्योंकि जिस तरीके से जातिगत आधार पे जो गठबंधन था उत्तर प्रदेश में, अब ये बिल्कुल उस तरीके से था जैसे कि बगैर इंजन के कोई डिब्बे खड़े हों और उसमें कहा जाए कि आप साहब अगले स्टेशन तक पहुंच जाइए, और दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन बगल में खड़ी हो, तो निश्चित रूप से जो जनता है वो तो बैठेगी बुलेट ट्रेन में ना। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ईमानदारी से कांग्रेस को तो गठबंधन ने ही आईना दिखाने का काम किया था। शुरू में ही उन्होंने तय कर दिया था गठबंधन ने, जहां एक तरफ महागठबंधन की बात हो रही थी, गठबंधन ने आईना दिखाया कांग्रेस को कि आपके लिए केवल 2 सीटें छोड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस की स्थितियां भी इस तरीके की नहीं है उत्तर प्रदेश में, वो 2 सीटें जरूर कम से कम अब तो कांग्रेस को कोसना छोड़ दीजिए। नहीं, कतई नहीं कोस रहा हूं, मैं तो सच्चाई बता रहा हूं। मुझे कतई जरूरत नहीं है। वो तो नतीजे सामने आ गए, लोगों का आकलन भी सामने आ गया। हाँ, लेकिन हम यही जानना चाह रहे हैं राणा साहब, अक्षय जी, तो मैंने क्या आप ये कह सकते हैं कि देश बदल रहा है और शायद आने वाले वक्त में देश की सियासत भी बदलेगी? अब अजय राणा जी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को जो है बहुमत से मतलब 303 की सीटें हैं और साथ में उनके अलायंस की सीटें हैं, तो क्या अब 1 साल बाद उनके राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो जाएगा। तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसमें सरकार जो है राज्यसभा में जो है बिल जाके अटक जाता था, तो उस जाके जो है अब सरकार को जो पूरी ताकत मिली है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तो कई ऐसे विधेयक होंगे, कई ऐसे देश के हित में या जनता के हित में जो है मुद्दे होंगे, जिसमें जाके कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है एकदम से काम कर सकती है और जो जनता को उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं या अमित शाह हैं, वो 2019 नहीं, वो अब 2 से 2024 और 2029 का जो खाका लेके चल रहे हैं। अभी मैं कल एक मीडिया में पढ़ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में एक राष्ट्रपति जो है प्रणाली पे जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये डर हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, आपको याद होगा कि 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो अमरुद्दौला ने जो कहा था कि आप 2019 की नहीं 2024 की तैयारी कीजिए, विपक्ष को एक सलाह दी थी, वही चीज आज हुई है। 2024 तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल आपका इशारा यही है
कि पता चला कि सारी पार्टियां अभी मंथन के दौर में जुटी और अमित शाह की रणनीति शुरू हो जाए कि 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो जाए और क्या बोलते हैं पन्ना कार्यकर्ता से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम पदाधिकारी अभी से तैयारियों में जुट जाएं। मैं गोविंद जी एक फाइनल रिएक्शन आपसे बड़े संक्षेप में लेना चाहूंगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास के साथ इस बार सबका विश्वास की बात जो प्रधानमंत्री ने कही है उसके बहुत अहम मायने हैं। शायद लोग इस बात को समझना भी चाह रहे हैं कि आपका सबका विश्वास का मतलब क्या है, सब विश्वास करें। और दूसरा, एक टाइम का बदलाव, कहते हैं कि समय जब बदलाव लाता है तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, जैसा दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन है टाइम, कुछ समय पहले डिवाइडर इन चीफ का जो टाइटल दिया गया था जिसको लेकर खूब बहस हुई देश के अंदर भी और दुनिया भर में भी देखने को मिली थी, लेकिन अब उसका जिस तरह से लेख सामने आता है कि तकरीबन 4 से 5 दशक में हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने लोगों को जोड़ने का काम किया, तो ये मैसेज क्या देश के भीतर भी लोगों में अब पहुंचा है जो भरोसा करें कि अब सबका विश्वास भी जरूरी है? निश्चित तौर पर अक्षय पहुंचा है और मुझे लगता है कि भारत के आम नागरिक के मन में ये विश्वास पैदा हुआ है कि एक ऐसी सरकार है जो आम हिंदुस्तानी के लिए काम करने की बात करती है, भारत के आम नागरिक के लिए काम करने की बात करती है। तो मुझे लगता है कि ये विश्वास आज की तारीख में लोगों के मन में पहुंचा है और अब ये परख इस सरकार की है कि वो इस विश्वास को अगले 5 सालों तक किस ऊंचाइयों तक ले जाती है और कितना इसको कायम रख पाने में अपने को सफल कर पाती है। मुझे लगता है मोदी सरकार पर ये एक बहुत बड़ा अपने ही शब्दों का, अपने ही वायदों का, अपनी ही नीति का दबाव होगा, जिस दबाव को उसे ये साबित करना होगा कि वो इस दबाव में झुकी नहीं है, इस दबाव को उसने पार किया है और देश की जनता को जो 2024 से आगे की बात है वहां ले जाने के लिए वो सक्षम है। चले, कुल मिलाकर ये उम्मीद किया जा सकता है कि देश में नई सरकार का गठन आज से जो होने जा रहा है और जो नारा भी दिया गया था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये मैसेज लोगों तक तो पहुंचा है, लेकिन इस मैसेज को पुख्ता करने की जिम्मेदारी भी अब सरकार पर ही होगी कि वो किस तरह से इस मैसेज को तो पहुंचाने में कामयाब रही, लेकिन अपने कामों के जरिए भी ये लोगों को संदेश पहुंचाए कि ये सरकार सबकी है, अगर सबका साथ सबका विकास कहती है तो करती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हालांकि रही बात मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ये तो तय है, शाम 7 बजे शपथ ग्रहण होगा, तब पता चल पाएगा कि कौन मंत्री बनेगा, लेकिन कम से कम इतना कहा जा सकता है कि मंत्री तो कोई ना कोई जरूर बनेगा। हालांकि वो नाम, वो चेहरा कौन होगा उसके लिए तो सिर्फ 7 बजे तक का इंतजार करना होगा। इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।